Hey guys, welcome back to my YouTube channel that is Smart Study with Isha and today we are discussing about the other source of finance. हमने पिछले वीडियो में कौन से देखे थे? ओन सोर्स एंड बोरोड सोर्स. तो ये सोर्स हमने पहले देखे थे. अब हम कौन से देखने वाले? अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस. तो अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या होता है? अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब जिसमें हम अदर्स लाइक लीजिंग, हायर परचेज, इस टाइप के हम जो सोर्सेज है वो सोर्स अप्लाई करके हमारे बिजनेस को इंक्रीज करते हैं या फिर हमारे कैपिटल इंक्रीज करते हैं, उसे हम अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस कहते हैं फ्रेंड्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस. तो चलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस. तो उसमें टू टाइप्स है. फर्स्ट है लीजिंग एंड सेकंड है हायर परचेसिंग. तो उसमें हम फर्स्ट देखते हैं लीजिंग. तो लीजिंग क्या होता है फ्रेंड्स? तो लीजिंग होता है एक कॉन्ट्रैक्ट. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? जो दो पार्टीज के बीच में फाइंड होता है उसे हम लीजिंग कहते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि हाउस रेंट पे दिया जाता है तो उसे हम लीजिंग कहेंगे. जैसे हाउस में भी एक जन रेंट पे देता है और दूसरा जन रेंट पे लेता है, तो ये दो पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, तो लीजिंग का ही वैसे ही होता है, लेकिन वो सिर्फ असेट या बिल्डिंग्स लाइक ऐसे केसेस में होता है. या फिर भी कोई ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी हमें रेंट पे देना है लेना है तो उसे हम लीजिंग कहते हैं फ्रेंड्स. ओके, उसमें हम टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट है लीजर एंड सेकेंड है लीज. तो लीज को क्या होता है? तो लीज होता है फ्रेंड्स जो भी हमारे रेंट पे लेता है तो उसे हम लीज कहते हैं. और लीजर किसे कहते हैं? जो हमें रेंट पे देता है तो उसे हम लीजर कहते हैं फ्रेंड्स. ओके, चलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं स्टेप इन्वॉल्व इन द लीजिंग. तो उसमें फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड ऑफ लीज. मतलब क्या? जो लीज की नीड है, मतलब जिसको हमारी प्रॉपर्टी लीज पे चाहिए, जिसको हमारी प्रॉपर्टी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसकी नीड क्या है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे फ्रेंड्स. उसके बाद डिटेल अबाउट हिज बिजनेस. मतलब वो किसका बिजनेस है, क्या बिजनेस है, उसको कौन सी मशीनरी चाहिए, या उस बिजनेस पे वो हमारी पैसे चुका पाएगा भी नहीं पाएगा भी, ये सब डिटेल्स हमें देखनी पड़ती है. फिर है नेम एंड एड्रेस ऑफ द गारंटर इफ और एनी. मतलब क्या कि गारंटर एक बंदा होता है गारंटर जो कि गारंटी देता है कि ये आपका रेंट चुकाएगा, ये आपका रेंट ये नहीं करेगा, या फिर ऐसी कुछ भी गारंटी देता है तो उसे हम गारंटर कहते हैं फ्रेंड्स. ओके, उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन ऑफ द इक्विपमेंट. मतलब हमारी जो इक्विपमेंट की डिस्क्रिप्शन है वो देनी पड़ती है फ्रेंड्स. ओके, मतलब हमारी इक्विपमेंट कैसी है, कितनी, उसको कितना तेल चाहिए, या उसको कितना, उसका मेंटेनेंस कैसा होगा, ये सारे डिस्क्रिप्शन हमें देनी पड़ते हैं फ्रेंड्स. उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्ट. अब ये सप्लायर क्या होता है फ्रेंड्स? तो सप्लायर एक बंदा होता है. कौन सा बंदा होता है वो हम देखते हैं. सप्लायर मतलब क्या है? एक लीज है और एक लीजर है. तो लीज को लीजर से एक जो प्रॉपर्टी है वो लेनी है, तो इसको भी चाहिए और इसको भी चाहिए, लेकिन इन दोनों को ये पता नहीं है कि हमें इसके पास मिलेगी या इसके पास मिलेगी. तो ये क्या करेगा? इस बंदे के पास जाएगा. ये भी क्या करेगा? इस बंदे के पास जाएगा. तो दोनों एक दूसरे इस बंदे के पास जाएंगे तो सप्लायर क्या हो जाएगा? सप्लायर लाइक एक एजेंट जो अपनी प्रॉपर्टी दोनों की तरफ पहुंचाएगा. मतलब इसको भी अपनी प्रॉपर्टी लीज करनी और इसको भी लीज पे लेनी प्रॉपर्टी. तो ये क्या करेंगे? ये दोनों इस सप्लायर के पास जाएंगे और फिर ये सप्लायर इन दोनों को इंट्रो कर देगा और अपनी प्रॉपर्टी को लीज पे दे देगा फ्रेंड्स. तो उसे हम सप्लायर कहते हैं फ्रेंड्स. ओके, ये कंसेप्ट क्लियर हुई? तो चलो देखते हैं हम फिर से बैक टू स्टेप इन्वॉल्विंग लीजिंग. तो इसमें मैंने क्या बोला? नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर. मतलब क्या? नेम और एड्रेस. हमने जिस सप्लायर को अपॉइंट किया था उस सप्लायर का भी एड्रेस और नेम चाहिए. क्यों चाहिए हमें? क्योंकि अगर हमें रेंट टाइम पे नहीं मिल रहा है तो हम किसके पास जाएंगे? हम सप्लायर या गारंटर के पास जाएंगे फ्रेंड्स. ओके, उसके बाद प्लेस ऑफ इंस्टॉलमेंट. मतलब किसी की इंस्टॉलमेंट की जो टाइम होता है वो कितना, कभी 1 मंथ होता है, किसको 1 ईयर होता है, किसका 6 मंथ होता है. तो ये प्लेस ऑफ इंस्टॉलमेंट होती है फ्रेंड्स. ओके, उसके बाद एक ड्यूरेशन ऑफ लीज फ्रेंड्स. तो ड्यूरेशन ऑफ लीज मतलब क्या? कि हम कितने साल के लिए हमारी असेट दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो उसे हम ड्यूरेशन ऑफ लीज कहते हैं फ्रेंड्स. ओके, उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ लीज. तो फर्स्ट उसमें कैपिटल लीज. तो कैपिटल लीज को ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स?
तो हम कैपिटल लीज को ही कहते हैं फ्रेंड्स फाइनेंशियल लीज। तो फाइनेंशियल लीज और कैपिटल लीज एक ही होता है, और ये कैपिटल लीज होता है ये लॉन्ग टर्म होता है फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म होता है, और इसके सारे मेंटेनेंस है ये लीज को ही मेंटेन करने पड़ते हैं। इसके सारे खर्चे जो है एक्सपेंसेस है वो लीज को ही मेंटेन करने पड़ते हैं फ्रेंड्स। और पता है आपको ये कैंसिल भी नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मुझे 30 साल के लिए मैंने कुछ भी एक प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने एक बिल्डिंग लीज पे ली, लेकिन मुझे 15 साल में लगा कि ठीक है अब मुझे इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं, तो मैं इसको बैक कर दूँगी, तो हमें ऐसा नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ओके, और ये कॉस्टली होता है फ्रेंड्स, और इसमें ऐसा है कि लास्ट एंड में अगर लीज को चाहिए, लीज को ये प्रॉपर्टी परचेस करनी हो तो वो परचेस भी कर सकता है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद है ऑपरेटिंग लीज। तो ऑपरेटिंग लीज को ही हम क्या कहते हैं, सर्विस लीज कहते हैं। कैपिटल के बिल्कुल ही अपोजिट होता है ऑपरेटिंग लीज। मतलब यहाँ पे मैंने लॉन्ग टर्म बोला, यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस लीज को उठाने पड़ते हैं, यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस लीजर को उठाने पड़ते हैं, मतलब ओनर को उठाने पड़ते हैं फ्रेंड्स। ओके, और इसके ये कैंसिलेबल भी हो सकती है, कैंसिल भी हो सकती है। तो इसके जो कैपिटल लीज है उसका बिल्कुल ही अपोजिट ऑपरेटिंग लीज होता है फ्रेंड्स। तो कैपिटल लीज को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल लीज, और ऑपरेटिंग लीज को क्या कहते हैं हम, सर्विस लीज। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद स्मॉल टिकट एंड बिग टिकट। तो इसके नेम से ही हमें पता चल जाता है। स्मॉल टिकट मतलब जिस प्रॉपर्टी की प्राइस कम या जिस प्रॉपर्टी का रेंट कम उसे हम स्मॉल टिकट कहेंगे, जिस प्रॉपर्टी की प्राइस और रेंट ज़्यादा उसे हम बिग टिकट कहेंगे फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद है सेल्स एंड लीज बैक। सेल्स मतलब क्या, हमने बेचा, और लीज बैक मतलब क्या, फिर से हमने रेंट पे लिया। तो कैसे, अगर किसी को चाहिए, अगर किसी ने क्या किया, ये एक प्रॉपर्टी वो बेच दी, उसको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी इसलिए उसने वो प्रॉपर्टी बेच दी, लेकिन उस प्रॉपर्टी को उसको ज़रूरत है तो उसने क्या किया, सिमिलर प्रॉपर्टी लीज पे ले ली, तो मैं उसे क्या कहते हैं, सेल एंड लीज बैक फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद एक क्रॉस बॉर्डर लीज। तो क्रॉस बॉर्डर लीज क्या होता है फ्रेंड्स, क्रॉस बॉर्डर लीज मतलब जो टू कंट्रीज के बीच में टेक्नोलॉजी की जो लीजिंग होती है उसे हम क्रॉस बॉर्डर लीज कहते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद है इम्पोर्ट लीज। तो इम्पोर्ट लीज क्या होता है, जो टू कंट्रीज के बीच में नहीं होती, वो एक ही कंट्री की, मतलब जो इंडिया में है तो इंडिया के दो बंदे एक लीज करेंगे, लेकिन जो सप्लायर होता है वो सप्लायर अदर कंट्री का होता है, तो उसे हम इम्पोर्ट लीज कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद है लीवरेज एंड नॉन लीवरेज लीज। तो लीवरेज एंड नॉन लीवरेज मतलब क्या, लीवरेज मतलब क्या, अगर मैं ओनर हूँ अपने कोई भी एक असेट का, मैं एक मशीनरी का ओनर हूँ, लेकिन वो मशीनरी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने क्या किया, बैंक से लोन लिया था। तो बैंक से लोन लिया था तो मैं क्या किया कि मैं खुद भी ओनर हुई, लेकिन मैंने बैंक से लोन लिया है, इसका मतलब बैंक भी ओनर हुआ, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीवरेज लीज। मतलब क्या कि बैंक मुझे पैसे देगा, फिर मैं वो एसेट खरीदूंगी और उसके बाद मैं लीज पे दूंगी, तो उसे हम लीवरेज कहते हैं। और नॉन लीवरेज लीज कैसे, जो हमारी नॉर्मल होती है उसे हम नॉन लीवरेज लीज कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ द लीजिंग। तो हम एडवांटेज देखते हैं फ्रेंड्स। एडवांटेज में हम फर्स्ट देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, जो लीजिंग की होती है, अगर हमने कोई भी एक प्रॉपर्टी परचेस कर ली डायरेक्टली तो हमें वो बेचने में बहुत सारी दिक्कतें होती है, या फिर वो हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, या फिर हमें एक मशीनरी 2 मंथ्स के लिए चाहिए, सिर्फ 2 मंथ्स के लिए, तो हम वो डायरेक्ट खरीद नहीं सकते, या खरीदेंगे तो वो फिर भी हमारे मुँह पे पड़ी रहेगी। तो जो लीजिंग का फ़ायदा होता है वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, उसके बाद है लेस डॉक्यूमेंट कंपेयर टू द लोन। मतलब हमें जो टर्म लोन, अगर हमने लोन लिया, मुझे लगा कि मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उसके लिए मैंने लोन लिया, तो बैंक बहुत सारे डॉक्यूमेंट पूछती कि आपके बिजनेस क्या है, कैसा है, ये वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट, लेकिन अगर हमने वो लीज पे जो प्रॉपर्टी ली तो हमें उतनी डॉक्यूमेंट्री नहीं देनी पड़ती। ओके, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अल्टरनेटिव सोर्स मतलब क्या, मतलब कुछ भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको हम
अल्टरनेटिव सोर्स है। वो कैसे अल्टरनेटिव सोर्स है, मतलब अगर हमें एक कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है, एक मशीनरी है, वो 10 लाख की है, तो उसको हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा या इक्विटी या फिर कुछ भी करके हमें वो प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। लेकिन लीज पे क्या है कि हमने कुछ भी 10,000 या 20,000 हमने रेंट दे दिया और वो हमने लीज पे ले ली, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, उसके बाद है बैलेंस कैश आउटफ्लो। बैलेंस कैश आउटफ्लो मतलब क्या, जो हमारा आउटफ्लो है, मतलब अगर हमने एक कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी तो वो डायरेक्टली वो बहुत ज़्यादा हमारे जो कैश है वो आउटफ्लो हो जाएंगे। लाइक कैसे, अगर हमें 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदनी है तो हमें डायरेक्टली 10 लाख रुपये आउटफ्लो करना पड़ेगा। लेकिन लीज पे कैसे 10,000 20,000 कुछ भी लीज रहता है तो उससे ज़्यादा हम क्या करेंगे, कैश बैलेंस कर लेंगे और लीज आउटफ्लो हो जाएगा। और उसके बाद ये क्वालिटी एसेट। अब ये क्वालिटी एसेट क्या होता है फ्रेंड्स, क्वालिटी एसेट मतलब अगर मुझे कोई भी एक प्रॉपर्टी वो रेंट पे देनी तो मैं अच्छी लूँगी जिससे मुझे अच्छा रेंट मिले, तो मैं ऐसे कुछ भी रुके नहीं दूँगी। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा लीजर है तो लीजर भी क्वालिटी एसेट खरीदेगा और लीज को भी वो क्वालिटी एसेट देगा। ओके फ्रेंड्स, बेटर यूजेस ऑफ कैपिटल मतलब क्या, मैंने अभी बोला कि वो मेरे 10 लाख की अगर मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है या मुझे चाहिए तो वो प्रॉपर्टी मुझे 10 लाख रुपये डायरेक्ट इन्वेस्ट करके फिर मिलेगी। लेकिन वही अगर मैंने 10,000 रुपीज़ मैंने रेंट बेसिस पे ले लिया तो वो 10 लाख रुपीज़, बाकी के जो 10 लाख रुपीज़ है वो मैं बाकी के सोर्स को या बाकी के कुछ भी कैपिटल को लेने में लगा सकती हूँ फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद है डिसएडवांटेज फ्रेंड्स। तो डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट इंटरेस्ट इज वेरी हाई, मतलब जो इंटरेस्ट मतलब जो रेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है फ्रेंड्स। असेट रिवर्स टू द ओनर, मतलब हमने कितना भी रेंट दिया लेकिन हमें वो असेट वापस ही देनी पड़ती है फ्रेंड्स ओनर को। ओके, उसके बाद लीजिंग इज नॉट यूजफुल फॉर द सिंगल न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट के लिए लीजिंग क्यों यूजफुल नहीं है, क्योंकि हमें पहले ही बहुत सारे खर्चे रहते हैं और उस पर हम फिर से ये महीने टू महीने हमें अगर रेंट देना पड़े तो उसका प्रॉफिट भी हमें मिलेगा नहीं, और इसकी वजह से हम क्या करेंगे कि हमारी जो बाकी के जो थिंग्स है उस पर अफेक्ट होगा। तो ये न्यू सेटअप के लिए अच्छा नहीं है। रिड्यूस द रिटर्न ऑफ क्वालिटी इक्विटी होल्डर्स, मतलब क्या, अगर हमें रेंट देना पड़ रहा है तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम हो जाएगा तो हम इक्विटी शेयर्स को कम पैसे देंगे, डिविडेंड पर शेयर्स हम कम देंगे फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद है यू कैन नॉट ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमारा ऑपरेटिंग लीज रहा तो हम ब्रेक कर सकते, लेकिन अगर हमारा कैपिटल लीज रहा तो हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हायर परचेसिंग। तो हायर परचेसिंग मतलब क्या, हम कुछ भी इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं, मतलब क्या कि हमने कुछ भी एक जो असेट है या फिर घर है कुछ भी हमने लिया और उसके पैसे हमने बारी बारी में पेड किए, तो उसे हम हायर परचेसिंग कहेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो उसके हम मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो फीचर्स में फर्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन एग्रीमेंटल राइटिंग, मतलब क्या, जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट में क्या है, कैसे है कि एग्रीमेंट में क्या दिया गया है क्या नहीं, तो उस पर बेस है ये हमारा जो हायर परचेसिंग है ये। उसके बाद है each installment is treated as a higher charges। तो हायर चार्जेस मतलब क्या, हम जो भी इंस्टॉलमेंट भरते हैं, मतलब कुछ भी इंस्टॉलमेंट रह सकती है, लाइक 10,000 20,000 वॉट एवर जो इंस्टॉलमेंट है उसको हम हायर चार्ज कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट है ओनरशिप ट्रांसफर फ्रॉम द बायर टू सेलर ऑन द पेमेंट ऑफ लॉस्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब क्या, जो भी हमारी जो एक असेट है, तो हमने क्या किया, एक बायर है और एक सेलर है, तो जो बायर है वो सेलर को इंस्टॉलमेंट देता जाएगा। मतलब हमने अगर 20 लाख में एक कोई भी घर खरीदा, एक असेट खरीदी, ओके फ्रेंड्स, एक असेट खरीदी, तो उस असेट के पैसे हमें बारी बारी में देने हैं फ्रेंड्स। या तो उसका कुछ भी ड्यूरेशन हो सकता है, 1 ईयर 2 ईयर 10 ईयर, कुछ भी ड्यूरेशन हो सकता है। तो उस ड्यूरेशन के बाद हम जो पूरे पैसे हम पेड कर देंगे या लास्ट इंस्टॉलमेंट हम पेड
कर देंगे, उसके बाद वो जो असेट है वो हमारे नाम पे हो जाएगी या फिर हम उसके ओनर हो जाएंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है द परचेस हैज़ बी राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी पास। मतलब क्या, जो हमने जो एग्रीमेंट किया है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। मतलब जब तक पूरे इंस्टॉलमेंट हो नहीं जाते उससे पहले हम हमारी प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे बैक कर ले सकते हैं, मतलब वापस ले सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर भी वो एग्रीमेंट हम कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं एडवांटेज फ्रेंड्स। ओके, तो व्हाट इज एडवांटेज ऑफ हायर परचेसिंग? तो उस पर फर्स्ट है इमीडिएट यूज ऑफ असेट विदाउट पेइंग द एंटायर अमाउंट। मतलब ये जो एडवांटेज है ये बायर के लिए है। मतलब हम हमारे असेट का यूज कर सकते हैं पूरे पैसे दिए बिना। मतलब हम इंस्टॉलमेंट करते हैं तो हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से हमारी जो असेट है उसका यूज करना शुरू कर देते हैं फ्रेंड्स। ओके, सेकेंड है इकोनॉमिकल ग्रोथ, ये भी बायर के लिए है। इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या है? अगर हम पूरे के पूरे पैसे भर देंगे तो उसका जो बाकी वो जो पैसे हैं वो हम बाकी के यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं एज ए कैपिटल। लेकिन हम पूरे पैसे भर देंगे तो हमारे पास उतनी कैपिटल नहीं रहेगी या फिर उतने पैसे नहीं रहेंगे, उससे हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ थम सकती है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद है फिक्स्ड रेंट पेमेंट मेक अ बजटिंग। मतलब क्या, हमें फिक्स्ड पता होता है कि ये हमारा ड्यूरेशन है, हमें 6 महीने बाद 1 महीने बाद इतना इंस्टॉलमेंट भरना है, मतलब 10,000 रुपये भरने हैं, 5,000 रुपये भरने हैं, इससे हमें पता होता है। तो उससे हम जो बजट करते हैं, हमारा जो बजट होता है ये फिक्स्ड होता है, या फिर हमें उस पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि हमें पता होता है कि हमें इतना खर्चा आने ही वाला है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद रिलीफ टू द बायर। तो रिलीफ टू द बायर में इसमें क्या पॉइंट है कि ये बायर्स के लिए रिलीफ है क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट्स बारी बारी से पैसे भर रहे हैं तो हमें ऐसे ज़्यादा बर्डन लाने की या ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद है थ्रिफ्ट। तो थ्रिफ्ट मतलब क्या, हम जो हमारा मनी है वो क्वालिटी मनी यूज़ करेंगे, क्वालिटी ऑफ यूजिंग मनी। मतलब क्या, हमारे मनी का हम अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हम हमारे जो पैसे हैं, मतलब अगर हमारी 20 लाख की असेट है फ्रेंड्स या कुछ भी मशीनरी है फ्रेंड्स, और हमें एक बिल्डिंग भी लेनी है और एक मशीनरी भी लेनी है, तो हमने मशीनरी लेने के लिए डायरेक्ट 20 लाख रुपये डाल दिए तो हमें बिल्डिंग नहीं ले सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम वो जो 20 लाख रुपीज़ है तो उसको हम डिवाइड करके भरने वाले। तो वो जो बाकी के अभी के लिए हमें फ़िलहाल के लिए वो 20 लाख रुपीज़ हम बिल्डिंग लेने के लिए ले सकते। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल था फ्रेंड्स, आपको समझने के लिए। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द रेंटल पेमेंट। मतलब बहुत कुछ तो इतने ज़्यादा होते हैं लाइक 20, 30 या फुल लाइफ टाइम, मतलब जब तक हम रिटायर नहीं होते तब हमें वो इंस्टॉलमेंट भरते ही पड़ते हैं या भरते ही जाने पड़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है नो मॉडिफिकेशन ऑन एसेट। मतलब जब तक हमारे नाम पे वो घर, वो मशीनरी या कुछ भी नहीं होता तब तक हम उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे नाम पे नहीं है। तो वो नाम पे कब होगा, जब हम पूरे पैसे भरेंगे, मतलब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट तक हमें राह देखनी पड़ेगी कि हमें मॉडिफाई करना है या नहीं करना है फ्रेंड्स। ओके, कंडीशन ऑफ द वेंडर्स। मतलब वेंडर्स के मतलब जो भी सेलर है उसके सारे कंडीशंस रहेंगे, ऐसा करो वैसा करो, दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी नॉट अ ब्रेक। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा ब्रेकेबल नहीं है, मतलब ये वेंडर पर है कि हम ब्रेक कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन हम यूजुअली हम कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ओके, इट इज़ एक्सपेंसिव। ये क्यों एक्सपेंसिव है फ्रेंड्स पता है, क्योंकि हम जब 1 इंस्टॉलमेंट में कुछ भी पेमेंट करते हैं तो उसकी जो प्राइस होती है वो कम होती है, और हम जब ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में या फिर ज़्यादा इंस्टॉलमेंट पे हम कुछ भी खरीदते हैं तो उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी लग जाता है। तो उसके लिए उस जो असेट की प्रॉपर कुछ भी असेट है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है फ्रेंड्स, इसलिए ये एक्सपेंसिव होता है फ्रेंड्स। ओके, तो दैट इज़ अ डिसएडवांटेज। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा फ्रेंड्स, लीजिंग देखा और हायर परचेसिंग देखा। तो लीजिंग क्या होता है, लीजिंग इज नथिंग बट कि उसमें कुछ रेंट में, मतलब
सिंपल लैंग्वेज में एक रेंट पे हम जो भी कुछ लेते हैं तो उसे हम लीजिंग कहते हैं, और हायर परचेसिंग मतलब जो हम इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं उसे हम हायर परचेसिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए फ्रेंड। थैंक यू सो मच। ओके।